हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको सीटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करें ताकि आपकी सीटी की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर चली जाए। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क किससे हो रहा है? इंटेंट टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फ्रॉम द सेम एफर्ट, यानी कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो सेम एफर्ट से। वर्क ऑफ डिवाइड कर रहे हो स्मॉलर टास्क में। ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ पर ईच जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो फर्स्ट तो यहाँ पर बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो काम फ्रॉम द सेम एफर्ट। इसके अलावा आप जो है वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हो, ये भी सही है। और ट्रेंड स्पेशलिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, तो जब एक ही काम को बार बार करते हैं तो स्पेशलाइजेशन आता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेंड स्पेशलिस्ट की बात की गई है, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। मैच द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमको मैच करना है फीचर्स को। तो कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशल फोर्सेज एंड अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है, जल्दी से अपने आंसर जो है यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट जो है ए का यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से कि कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन इट्स टोटलिटी। यानी कि यहाँ पर आप उसको जल्दी से, जो टोटलिटी है बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसको आप आराम से समझ नहीं पाते हो, इसलिए यहाँ पर दिक्कत जाती है। सी जो है उसका यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए, दैट इज कि यहाँ पर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, इसी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। और स्पेसिफिक फोर्सेज में आपका होता है कि भाई इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली यहाँ पर अफेक्ट कर रही होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाता है। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या कर रहा होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिसऑनेस्टी या फिर करप्शन। तो इसमें आपको बेसिकली ऑड वन आउट वाली मेथड लगाना है। तो ऑड वन आउट में अगर आप देखते हो तो 3 ऑप्शंस आपको नेगेटिव दिए गए हैं, लेकिन एक ऑप्शन पॉजिटिव दिया गया है। तो ऑफकोर्स ये बात है, एम्प्लॉयमेंट इज योर राइट आंसर। इसके अलावा आगे चलते तो यहाँ पर आता है कि मैनेजमेंट इज एंड डैश प्रोसेस एज इट इज ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब भी हम लोग ऑनगोइंग और नेवर एंडिंग बोलते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर इज कंटिन्यूअस। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर सिचुएटेड है? अहमदाबाद में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो ये चीज़ आपको नहीं पता होगा, पर इसका जो करेक्ट आंसर आपको आता है दैट इज फर्स्ट इन अहमदाबाद। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स in the light of the problems that were identified and thus helps in better planning in the future period। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स को बना रहे हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बेटर यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली प्लानिंग पर लगा देंगे, क्योंकि भैया प्लान लिखा हुआ प्लानिंग होगा, पर एक्चुअली में नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बेटर प्लानिंग फ्यूचर पीरियड में करते हैं, यानी कि हम प्लान्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो फोर्थ इज योर राइट आंसर। देन 7th पर चलते हैं। तो यहाँ पर आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, प्रॉफिट फोरकास्ट, बिजनेस साइकिल या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सेल्स कितनी हो रही, सेल्स की फोरकास्ट करना पड़ेगा, वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है अरेंज द फ्रेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको करेक्ट ऑर्डर पर इसको करना है। तो डिज़ाइन आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन आता है, या फिर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी आ जाता है। तो ये जो है फिर से आपको एंटरप्रेन्योरशिप से आ जाता है। तो कैसे इसको करोगे? तो सबसे पहले जो चीज़ आपकी यहाँ पर आती है दैट इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले आप एनालिसिस करते हो, सेकंड इज आप उसकी मार्केटिंग करते हो, थर्ड इज आप उसका डिज़ाइन करते हो, एंड लास्टली फिर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी करते हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका आता है दैट इज 8th का 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है द लास्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक बार आपका जॉब लग गई तो लास्ट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और आपका यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम लास्ट में होता है। देन यहाँ पर लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है दैट इज कि द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन इज स्टॉक मार्केट, सेबी, ब्रोकर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो 10th का आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यही आपको स्पेक्यूलेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई है उसके थ्रू आप यहाँ पर पैसे कमा लेते हो शेयर्स में। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर? असर्टिंग वनसेल्फ टू इंश्योर दैट वन गेट्स अ फेयर डील इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि अपने लिए फेयर डील लेना एक राइट होता है कंज्यूमर का। राइट टू सीक रिड्रेसल
entitles the consumer to get relief in the case of product or service falls in the short of his expectations. Right to be heard empowers a consumer to have access to variety of products and services. A case decided by the district commission can be appealed before the supreme court. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो कंज्यूमर है उसको रिलीफ मिल सकता है इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो फेल होती है शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी सही हो जाती है, बाकी तीन जो है यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा यहाँ पर गलत है, तो ट्रू है एक्चुअली। तो यहाँ पर जाता है इट इज़ प्रोसेस वेयर बी पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि भैया पीपल एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। इट इज़ बीन रिफर्ड टू एज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक गुड्स एंड सर्विसेज को पहुँचाती हैं उसको मार्केटिंग कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोडक्ट से प्रमोशन तक सारे 4 Ps आ जाते हैं। इसके अलावा इट इंक्लूड्स मैनी एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इवन बिफोर गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यू इवन द गुड्स आर बीन सोल्ड। तो मार्केटिंग भैया पहले से शुरू हो जाती है और फिर बाद तक चलती है इवन आफ्टर द गुड्स आर सोल्ड। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि मिस्टर एक्स परचेज द कार फॉर 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपए के लिए कार करा परचेज किया, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कार। द कंपनी ऑफ द कार डिड नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी टू हिम अंडर विच अथॉरिटी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन बी फाइल अपील। तो याद रखना जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है उसमें आपको बस इतना याद रख लेना है कि जितने भी कमीशंस होते हैं वो कितने लाख तक का यहाँ पर आप उसमें अपील कर सकते हो, कितने लाख का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख का जो होता है वो छोटा अमाउंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार स्लैब्स देख लेना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो फिर स्टेट में जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा होता है नेशनल में, उससे ज़्यादा होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे करके एक बार याद कर लेना। 14 पे चलते हैं तो डैश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली यूज्ड फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा। तो 14 का बहुत सारे लोग को यहाँ पर लग रहा होगा कि भैया प्लानिंग होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, स्टाफिंग होगा, बट द राइट आंसर इज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो होता है उसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को आप कर रहे होते हो। इस वाले क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं की गई, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है मैनेजमेंट को टिक लगाया है। तो आपको भी देखना कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं हो रही तो भैया फिर आपको साइड हो जाना है। एनएससी एंड बीएससी आर टाइप्स ऑफ, किस चीज़ के टाइप्स होते हैं? डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बैंक्स। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो करेक्ट आंसर इज स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको बताने में कि भैया स्टॉक मार्केट कैसा जा रहा है। तो निफ्टी जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पर बेसिकली एक बताता है टॉप 50 कंपनीज और एक बताता है टॉप 30 कंपनीज। 16 पे चलते थे डैश टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट फंड्स ऑफ अ गिवन पीरियड। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताता है हमको? ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर बता रहा होता है। तो ए इज बिजनेस साइकिल, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर जब भी हमको ये चीज़ लिखे आ गई ना, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड, कितनी रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, तो डायरेक्टली आपका दिमाग जाना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्योंकि वहीं से हम देखते हैं कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि नहीं। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। डैश रिफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको हम रेफर करते हैं, जिससे हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस लगाते हैं, जिससे कंसिस्टेंसी हमारे आउटपुट में बनती है। स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग या फिर ग्रेडिंग। तो ये भी एक बहुत ही इजी आंसर है, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। तो ये जो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस बनाए ये इसी कीवर्ड को यहाँ पर दिखाता है। तो अगर आपको एमसीक्यूज नहीं बन रहे हैं तो एक बार आपको कीवर्ड्स को जाकर के जरूर देखना है, उस पर भी हमारी वीडियो है, यहाँ पर हम आई बटन पर डाल देंगे। 18 पे चलते हैं जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर्स। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी कौन सी चीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन ग्रोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर तो मैंने ही पहले आंसर दे दिया है, तो करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। उसी से तो आपकी एक बंदे की जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है पर्सनल का। ठीक है। विच ऑफ द डैश इज एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रिक फॉर्म इन विच ट्रेडिंग इज डन। सो स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, डिपॉजिटरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको आएगा दैट इज सेबी। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये गलत है। करेक्ट आंसर
यहाँ पर जो हो जाता है दैट इज डिपॉजिटरी, क्योंकि डिपॉजिटरी में ही वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे करती है और फिर आप स्टॉक एक्सचेंज में उसको वहाँ पर देखने जाते हो। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो डीपी होता है वो आपका ब्रोकर और इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, चलो 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आता है कि डैश इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। मोटिवेशन, मोटिव, मोटिवेटर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली आप यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हो, तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर मोटिवेटर्स, नहीं मोटिवेशन नहीं, मोटिव। तो मोटिव बेसिकली क्या होता है कि इनर स्टेट होता है जो कि आपको एनर्जाइज करता है, जो कि आपको एक रीजन देता है कि भैया इस गोल की तरफ आपको भागना है। सो दैट इज योर मोटिव। आर्ट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग की बात करें, जैसे आप आर्ट को एक्वायर कर सकते हो स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं से भी एक्वायर कर सकते हो भाई, ऑब्जर्व करके, स्टडी करके, एक्सपीरियंस करके। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर जो सीट है उसको भी आपको अगर क्लियर करना है तो दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। तो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, स्टडी तीनों चीज़ें करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। So grouping of jobs of similar nature under functional structure and organizing these major functions as separate departments create a divisional structure। देखो जब आप लोग सिमिलर नेचर की जो जॉब्स होते हैं उसको ग्रुप करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप फंक्शंस को सेपरेट डिपार्टमेंट्स में, वो डिविजनल स्ट्रक्चर बनाता है, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक स्पैन में कितने सारे आप नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पर जो है मैनेज कर सकते हो, तो उससे आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो बन रहा है। डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फोकस करता है मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज ईजियर एज इट फोकस ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। नहीं, ये तो गलत हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव आपका हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं सेकंड के साथ जाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर 24 पर चलते हैं तो आता है कि सिक्योरिटी एजेंट्स प्रोवाइड सिक्योरिटीज, लेकिन हम पहले इसका पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड बाय सिक्योरिटी एजेंट्स। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा सिलेक्शन टेस्ट के बारे में कुछ बोला गया है, तो उसके बाद वाला हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा स्टेप आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी एजेंट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज, दे गिव एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर फॉर हायरिंग मेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड हु आर रिलायबल एंड कीप क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। 75 candidates approach them and security agents finalize 10 candidates to be selected after conducting required test और interview। इनने टेस्ट भी करवा लिया है, इनने इंटरव्यू भी करा लिया। नेक्स्ट इन लोग क्या कराएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक या फिर सिलेक्शन डिसीजन। तो यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो एक बार आपका ये सब सारी चीज़ें हो जाती है तो मुझे रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक हम लोग को मिल रहा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स या फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज एस्टीम नीड्स, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट की जरूरत हो जाती है, सेल्फ एस्टीम आपको बचानी होती है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स, गोल्स, रिसोर्सेज या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिमिलर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है दैट इज प्लान्स, क्योंकि कंट्रोलिंग जो होता है वो प्लानिंग के हिसाब से हम उसको जो है देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। The shift of demand from soft drinks to juices is an opportunity for juice companies and threat for soft drink companies. Identify the feature of business environment। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हो रहा है डिमांड की सॉफ्ट ड्रिंक से ज़्यादा आप लोग जूस पीने लगे हैं, तो यहाँ पर एक थ्रेट आ रहा है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज को। इससे रिलेटिविटी हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी या फिर डायनामिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको जाता है दैट इज डायनामिक, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, चेंज की बात की जा रही है। सो डायनामिक इज योर राइट आंसर। नेचर ऑफ डैश इज सेड टू बी अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन्स सर्टेन जर्नल ट्रुथ। तो यहाँ पर क्या चीज़ का नेचर होता है जो कि सिस्टमैटिक ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जर्नल ट्रुथ हमको बताता है। तो साइंस, आर्ट, प्रोफेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको आता है दैट इज मैनेजमेंट एज साइंस, क्योंकि साइंस में ही आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी होता है और वो जर्नल ट्रुथ की बात वहाँ पे की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या चीज़ फॉल्स होती है, तो यहाँ पर aims at ensuring availability of enough funds whenever required, aims at reducing the cost of funds procured, is concerned with optimal procurement of uses of finance, facilitates price discovery for the securities of company। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपकी प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही होती है, बाकी ऊपर की तीनों चीज़ें यहाँ पर हो रही होती हैं। 30th पे चलते हैं तो असर्शन रीजन आता है। तो असर्शन बोल रहा है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है उससे आप सिलेक्शन और प्लेसमेंट यहाँ पर कर रहे होते हो, एक प्रोसेस सिंप्लीफाई उसको कर देता है वो।
और फिलिंग वैकेंसीज हायर जॉब्स फ्रॉम द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पर 38 का आंसर, तो यहाँ पर ऊपर इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है कि वो सिलेक्शन और प्लेसमेंट को इजी कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि फिलिंग वैकेंसीज एंड हायर जॉब फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग बात की जा रही है। यहाँ पर इंटरनल रिक्रूटमेंट को ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस पॉइंट को, तो दोनों सही तो है पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा बी ऑप्शन के साथ कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर द वैकेंसीज। अच्छा ठीक है। और यहाँ पर बोला गया अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन दोनों ट्रू है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गेट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट खाली है, यहाँ पर हमको वैकेंसी मतलब बेसिकली फिल करना है। तो यहाँ पर ज्यादा इसमें कॉस्ट तो आती नहीं है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही बोल रहा है और यहाँ पर रीजन भी उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। स्टेट द ईयर इन विच सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया वो स्टैब्लिश। तो 88, 90, 92 या फिर 1994। तो ऑफकोर्स ये बात है, सबको पता होगा कि जो हमारा सेबी था वो यहाँ पर 1992 में स्टैब्लिश अच्छे से हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सीपीए सर्विसेज है उसमें अभिषेक निगम ओके से यहाँ पर कॉम्पनसेशन कर रहे हैं इंक्लूडिंग सैलरी, कमीशन एंड अदर अलाउंसेस। जो कंपनी है वो यहाँ पर पे कर रही है इंश्योरेंस के लिए भी और वेकेशन के लिए भी। आइडेंटिफाई वन इनडायरेक्ट पेमेंट बीइंग मेड बाय द कंपनी एंड द सीईओ। तो यहाँ पर कौन सी इनडायरेक्ट पेमेंट की जा रही है? एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस, सैलरी, कमीशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका जाता है दैट इज एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर एक इनडायरेक्ट पेमेंट जो है कंपनी की वो यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि वो इंश्योरेंस के थ्रू एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये वेजेस एंड काइंड टाइप की वाली सिचुएशन है। बाकी जो सैलरी और कमीशन है वो तो अपन लोग डायरेक्टली दे रहे होते हैं। सो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। इसके अलावा आगे बढ़ते तो यहाँ पर आता है द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन द मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, अप टू 6 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हम सबको पता है कि यहाँ पर 1 ईयर से तक यहाँ पर जो है मनी मार्केट चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो आता है डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। असाइन ड्यूटी को प्रॉपरली यहाँ पर ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन बहुत ज्यादा इजी है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर नन ऑफ दीस। सो द करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नेक्स्ट पर चलते तो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट का एलिमेंट नहीं है। बर्थ रेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन शिफ्ट या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें से कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ से आप कोई भी सोशल एनवायरमेंट में ये चीज़ नहीं आती, ये आपकी आप कह सकते हो लीगल एनवायरमेंट में वाली चीज़ आ रही होती है। Employee know well in advance what they are expected to do and what the standards of the performance on the basis of what they will be appraised, which in turns them to give better performance। यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग की बताई गई है? Facilitates coordination in action, making efficient use of resources, accomplishing organizational goal या फिर improves employee motivation। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज फोर्थ, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन यहाँ पर इंक्रीज करता है, क्योंकि पहले से उनको पता होता है कि उनको कितना करना है और कितने परफॉर्मेंस में उनको अप्रेजल यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीजें बोली गई थी, इसलिए हमने फोर्थ पॉइंट पर टिक लगा दिया है। 38 पर चलते तो यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या फॉल्स है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है फॉर्म बाय द एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन, ये तो बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स ये बात है, रिजिडिटी नहीं होती है कि ऐसे ही फॉलो करना, आप कुछ और भी फॉलो कर सकते हो, अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ऑफ कोर्स ये बात है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर जो गलत आंसर हो जाएगा वो ये वाला होगा, पर पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन कंटिंजेंट सिचुएशन। तो ये गलत बात है भाई, कोई भी सिचुएशन हो वहां पर आप इनको अप्लाई कर सकते हो, ये एक्सपीरियंस के बेस पर बने। तो 38 का 4 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी कि यहाँ पर आपको 2 बाय करना, गेट 1 फ्री इज प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ द पैकेज ऑफ टूथपेस्ट विच लेबलिंग फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय द स्टेटमेंट। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड, ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट या फिर सेल्स प्रमोशन। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी था कि करेक्ट आंसर आपका सेल्स प्रमोशन है, क्योंकि इससे आपकी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। 40th क्वेश्चन पे चलते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? बिजनेस एनवायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंटरनल
इंटरनल थिंग्स, सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स इंटरनल टू द बिजनेस. Opportunities refers to the positive internal trends और changes that will help the firm to improve its performance. तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है या फिर जो इनकरेक्ट हो जाता है दैट इज सेकंड वन, कि यहाँ पर सम टोटल होता है इंटरनल का नहीं, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेज भी आ रहे होते हैं. तो इसको प्लीज यहाँ पर याद रखने की जरूरत आपको है. 41 पे चलते हैं. तो यहाँ पर आता है व्हाट शुड बी द फोकस पॉइंट फॉर अ मैनेजर वाइल कंट्रोलिंग, एज कंट्रोलिंग फॉर ईच एंड स्टेप इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए एक मैनेजर के लिए जब वो कंट्रोल कर रहा होता है हर स्टेप पर, क्योंकि हर स्टेप पर कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है. तो एनालाइजिंग डेविएशंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स या फिर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका आता है दैट इज एनालाइजिंग डेविएशंस, क्योंकि आप यहाँ पर डेविएशन को एनालाइज करते हो कि कितना बड़ा डेविएशन है, उसके हिसाब से आप जो है कंट्रोलिंग करते हो. तो छोटा मोटा डेविएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का गोल था कि 10 रुपये बचाना है, पर बंदे ने 9 रुपये बचाए तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर 10 रुपये का गोल था और बंदे ने 5 रुपये बचाए तो यहाँ पर डेविएशन ज़्यादा हो गया है, इसलिए फिर यहाँ पर हमको कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत हो जाती है. क्लियर है बात. चलो आगे बढ़ते हैं. 42 पर हम लोग आ जाते हैं. तो रोनित राज एक मार्केटिंग मैनेजर है, इस पेशेंट ऑफ डायबिटीज फॉर विच ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली. यहाँ पर रेगुलरली मेडिसिन ले रहा है. वन डे वो पटना का टूर करता है. ही मेट विद एन एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइज्ड. उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया. ड्यू टू डॉक्टर्स नेग्लिजेंस आर डेलिकेट नर्व ऑफ हिज राइट लेग वॉज कट रेंडरिंग हिम क्रिपल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ. तो ऐसा कुछ उसके पैर की ऐसी नस कट गई थी कि भैया अब वो कभी चल नहीं पाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है. तो यहाँ पर कौन सा कंज्यूमर राइट है जो कि वॉयलेट किया है डॉक्टर्स ने अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड या फिर राइट टू बी प्रोटेक्टेड. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा दैट इज राइट टू बी प्रोटेक्टेड, कि अगर आप डॉक्टर हो, भले आप डॉक्टर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रोटेक्शन के यहाँ पर कुछ भी चीज़ किए जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर फोर्थ वाला चीज़ सही हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अथॉरिटी. अथॉरिटी के लिए यहाँ पर कौन सी चीज़ करेक्ट हो जाती है. अथॉरिटी कैन बी एन ऑफिशियल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी. ठीक है. अथॉरिटी कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. अथॉरिटी शुड कमेंसरेट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी जो होती है आपकी एक पर्सनल अथॉरिटी भी होती है कि भाई आपको क्या काम करना, क्या नहीं करना, आपके पास पावर्स होते हैं. एक ऑफिशियल भी आपको पावर मिलती है. आपको फॉर्मली भी कुछ पावर मिलती है, इनफॉर्मली भी मिलती है. और यहाँ पर ये वाला तो पॉइंट सही है. तो 43 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. उसके अलावा आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर आता है कि सुगान्या डिसाइडेड टू स्टार्ट हर बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल्स. तो यहाँ पर ड्रेस मटेरियल सेल कर रही थी. शी डिड सम रिसर्च टू फाइंड आउट अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स. तो यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस देख रही थी. शी प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान. शी देन मेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट द फीचर, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द ड्रेस मटेरियल. तो उन्होंने क्या किया कि फीचर्स को, क्वालिटी को, पैकेजिंग, लेबलिंग, हर चीज़ को यहाँ पर देखा है. तो कौन सा मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं. प्रमोशन, मार्केट, प्रोडक्ट या फिर प्लेस. यहाँ पर कौन सा यहाँ पर यूज़ हो रहा है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाता है दैट इज प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर वो हर चीज़ की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहती है. जब भी क्वालिटी इंक्रीज करना चाहती है तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट वाला जो मार्केटिंग मिक्स है उस पर लगाते हैं. और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग हर चीज़ हो रही है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर सही हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव. फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पर कौन सा है. तो स्टेटस, जॉब इनरिचमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या फिर प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव. बहुत ईजी क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली पैसा मिल रहा है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव ये हो जाता है. 46 पे चलते जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स with reference to allocation of funds, more emphasis on departmental objectives, lead to inter-department conflict या फिर lead to inflexibility. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है दैट इज फर्स्ट वन, कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज हो जाता है डिफरेंट डिवीजन्स में, और यहाँ पर एलोकेशन ऑफ फंड्स के कारण बहुत दिक्कत जाती है. तो पैसों के लेन देन में बहुत दिक्कत जाती है, और ये डिविजनल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है. केस स्टडी पे आते हैं. तो सबसे पहले मैं नीचे आना चाहूँगा, अपने क्वेश्चन को देखना चाहूँगा. So in 2025, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meetings and discussions. What is the objective mentioned here according to the process stated here? तो यहाँ पर क्या चीज़ की बात की गई है. डेवलपिंग प्रेमिसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लॉन्चिंग IT सिस्टम या फिर कॉस्ट कटिंग. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर 2005 की बात की गई है. ठीक है, ये देखो जरा. इन 2005 विद द एम टू एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ द कंपनी. यहाँ पर हम लोग सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग के लिए गए थे और डिस्कस करा था बिफोर लॉन्चिंग ERP एंड सिस्टम टू अट्रैक्ट द लार्ज प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो जो सेकंड यहाँ पर पॉइंट है वो करेक्ट आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो आपको डायरेक्टली केस स्टडी नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद केस स्टडी आपको देखना है.
द मैनेजमेंट हैज डन इफेक्टिव फोरकास्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस वेस्टेज, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हियर। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग करी है, क्रिटिकल थिंकिंग करी है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अच्छे से किया है ताकि वेस्टेज रिड्यूस हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको जाता है दैट इज ए, प्लानिंग की प्लानिंग इनने बहुत अच्छे से करी है, इसके लिए आपको पैरा पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। 49 पे चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है कि इन 2008 द कंपनी सफर्ड लॉसेज इन मैनी प्रोजेक्ट ड्यू टू ग्रेट रिसेशन डिस्पाइट टेकिंग मैनी कॉस्ट कटिंग मेजर्स, विच लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज हाईलाइटेड हियर। इट फेल्स टू कोप विद द सडन चेंजेस, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इट रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर नो नीड टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल एक्शन प्लान। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था कंपनी को क्योंकि वहाँ पर उनने ग्रेट रिसेशन हुआ था डिस्पाइट टेकिंग कटिंग कॉस्ट कटिंग मेजर्स। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं क्योंकि एकदम से कंपनी को लॉस हुआ है, शायद इसलिए वो यहाँ पर नहीं कर पाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अपना फर्स्ट वन हो जाता है कि इट फेल्स टू कोप विद सडन चेंजेस, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉइंट यहाँ पर हमको सही नहीं लग रहा है, रेलिवेंट नहीं लग रहा है। 50th पे चलते हैं, तो मैनेजमेंट हैज टेकन अटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम एंड टाइमली रिव्यू ऑफ द प्लान्स टू अचीव द सेट टारगेट ड्यूरिंग द हार्ड टाइम, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस मेंशन्ड हियर। तो यहाँ पर कौन सा लास्ट प्रोसेस है जो कि लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो, सो मैनेजमेंट ने यहाँ पर हैड टेकन अटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम एंड टाइमली रिव्यू ऑफ द प्लान। तो रिव्यू किया है प्लान्स को, सेट टारगेट किया है ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स। तो ओके, तो यहाँ पर रिव्यू किया है प्लान्स को, इससे हमको समझ में आ रहा है कि क्या होगा। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, फॉलो अप, या फिर टू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो जैसे इन्हें बोला था रिव्यू ऑफ प्लान, मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको आता है दैट इज फॉलो अप। तो इन लोग अपने प्लान को फॉलो अप कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर क्या दिक्कतें थी। तो ऐसे करके यहाँ पर हमने आज 50 क्वेश्चंस अपने BST के भी सॉल्व कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत यहाँ पर अच्छे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बस अच्छा करते रहो और यहीं से आपकी जो CVT का पेपर है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट है, अगर आपसे बेसिक्स बनते हैं तो आप कोई भी पेपर आराम से क्रैक कर सकते हो। अगर आपको ऐसे और मॉक टेस्ट चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।